गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। 19 फरवरी के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। आराम से पूरे सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। चलिए 19 फरवरी के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से है। देखिए आपको पता है इंडिया में एक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां उल्लेख देखने को मिलता है? आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के जो प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बात करते हैं निर्वाचन से संबंधित। वहीं पर आर्टिकल 324 में देखने को मिलता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, नेशनल इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर अगर हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इसमें होते हैं एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। यहां पर हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है ना, वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के। अब क्वेश्चन हमारा यही है कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं या कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया ज्ञानेश कुमार को। कौन नियुक्त किए गए? ज्ञानेश कुमार। अब देखिए आपको पता है नेशनल इलेक्शन कमीशन देश में चुनाव करवाने वाली संवैधानिक संस्था है। किस किस के चुनाव करवाती है पहले यह समझिए। 5 इलेक्शन याद रखिएगा। एक तो सेंट्रल में लोकसभा, सेकेंड आता है हमारे पास राज्यसभा, तीसरा हमको देखने को मिलता है राज्य की विधानसभा, इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ओके, तो ये इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? नेशनल इलेक्शन कमीशन के पास। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है विधानसभा में। जब भी क्वेश्चन आता है ना कि विधानसभा के इलेक्शन कौन करवाता है, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो स्टूडेंट को लगता है कि राज्य में है विधानसभा तो इलेक्शन कौन करवा लेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, नेशनल इलेक्शन कमीशन देश में विधानसभा के भी चुनाव करवाता है हर राज्य में, जैसे अभी दिल्ली विधानसभा के करवाए। ओके, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? ये कंडक्ट कराता है नेशनल इलेक्शन कमीशन, जिसका उल्लेख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में। यहां पर नेशनल इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया ज्ञानेश कुमार को। देखिए 17 फरवरी 2025 को हाल ही में ज्ञानेश कुमार को इंडिया का 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनके पहले 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार। इनको रिप्लेस किया है, इनका स्थान लिया है किसने? ज्ञानेश कुमार ने। कमेंट कर देना कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त इंडिया में कौन थे, कमेंट में बताओ। ओके, अभी एक कमेटी का गठन किया गया था, 3 मेंबर कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता की थी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इस कमेटी जो कि नियुक्ति कमेटी है, इसकी सिफारिश पर ही भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ज्ञानेश कुमार को भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया है। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया है, और अगर ये अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो भी प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि नियुक्ति का अधिकार प्रेसिडेंट को है, तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी किसने की? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। 19 फरवरी 2025 से ये आज से अपना पद ग्रहण करेंगे और इसके बाद ये 2029 तक, जनवरी के एंड तक अपने पद पर बने रहेंगे, 2029 तक। कौन? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी है, केरला कैडर के। काफी अलग अलग मिनिस्ट्री में इन्होंने काम किया है, काफी जगह पर सेक्रेटरी के रूप में काम किया है, अलग अलग मिनिस्ट्री में। अब फाइनली ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपॉइंट किए गए 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी याद रखिएगा। अब इनके टेन्योर में जो काम होने वाला है, जो इलेक्शन होंगे, सबसे पहले इस साल 2025 में बिहार असेंबली इलेक्शन है, उसके बाद 2026 में केरला, पांडिचेरी,
तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहां के असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। और 2029 में लोकसभा के इलेक्शन जब होंगे ना, तो वो थोड़े से लेट होंगे, अप्रैल मई में। उससे पहले ही ये अपने पद से हट जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जो इलेक्शन से पहले की प्रोसीजर है लोकसभा की, वो ये कंप्लीट कर लेंगे जनवरी 2029 तक, जब तक ये अपने पद पर रहेंगे। तो ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये मिक्स्ड इवेंट है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा, बैडमिंटन की प्रतियोगिता है और मिक्स्ड इवेंट है, मतलब जोड़ी बनाकर, पेयर बनाकर महिला पुरुष यहां पर बैडमिंटन खेलते हैं। तो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो हाल ही में चाइना ने अपने नाम, सॉरी, इंडोनेशिया ने अपने नाम किया है। आयोजन कहां पर हुआ, क्वेश्चन ये अगर पूछा जाता तो आयोजन किया गया है चाइना में। आयोजन कहां हुआ है? चाइना। लेकिन जीता किसने? तो ये जीता है इंडोनेशिया ने। एशियन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। इंडोनेशिया ने पहली बार ही एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम की है। और यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि इसने मेजबान देश को ही हराया है, मतलब चाइना के टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है इंडोनेशिया ने। यहां पर मैंने आपको नाम मेंशन किए हैं, लेकिन नाम आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे और इतने टफ नाम आपको याद भी नहीं होंगे। तो आप केवल ये याद कर लो कि विनर रहा इंडोनेशिया और रनर अप रहा कौन? चाइना। आयोजन 11 से लेकर 16 फरवरी तक किया गया था चीन के क्विंगडाओ में, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर इसका आयोजन किया गया। देखिए, अब यहां पर विनर हो गया कौन? तो विनर हो गया इंडोनेशिया, गोल्ड जीत लिया। रनर अप हो गया चाइना, इसने जीत लिया सिल्वर। संयुक्त रूप से जो ब्रॉन्ज मेडल है ना, वो जापान और थाईलैंड को दिया गया है तीसरे प्लेस के लिए, संयुक्त रूप से स्कोर के आधार पर। चौथा प्लेस खाली रहा और पांचवें प्लेस पर रहा यहां पर जापान और थाईलैंड के बाद इंडिया। हमको विनर और रनर अप से मतलब है, तो विनर हो जाता है इंडोनेशिया और रनर अप हो जाता है चाइना बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में। आयोजन करवाती है बैडमिंटन एशिया, जो कि एशिया में बैडमिंटन खेलों को रेगुलेट करने वाली गवर्निंग बॉडी है। बैडमिंटन खेलों का एशिया में आयोजन करवाती है। बैडमिंटन एशिया हर 2 साल में एक बार बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इस 12 टीम पार्टिसिपेट करती है इस इवेंट में, जो कि एशिया की होती है। एशिया के देशों की यहां पर टीमें पार्टिसिपेट करती है। 2025 में इस बार विनर इंडोनेशिया है, सेकेंड प्लेस पर चाइना रहा। 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जब 2023 में आयोजित किया गया था तो विनर रही थी वियतनाम। कौन रही? वियतनाम। ठीक है, तो यहां पर 2025 की प्रतियोगिता के विनर और रनर अप याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी, यहां पर आपको देखिए वनडे एग्जाम के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अवेलेबल है। मैंने काफी डिटेल में आपको पूरी इंडियन पॉलिटी यहां पर कवर करवाई है। कल भी मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको एमपीपीएससी का प्री का जो टेस्ट था, जो एग्जाम हुई थी, जब उसके क्वेश्चन बताए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी मैंने आपको बहुत डिटेल्ड में यहां पर कवर करवा रखा है। रिकॉर्डेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए 99 रुपीज में अवेलेबल है और ये आपके लिए 149 में 24 आवर के लिए अवेलेबल है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आप यहां पर टेस्ट लगा पाएंगे। ठीक है, तो बाइलिंगुअल है दोनों ही कोर्सेज, दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एग्जाम में देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपकी कवर हो जाएगी पूरी पॉलिटी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर लीजिएगा। ध्यान से अवेल कीजिएगा, ये वनडे के लिए है और ये है सिविल सर्विसेज के लिए। तो दोनों की लिंक में डिस्क्रिप्शन देख लेना और वहां पर जाकर आप अवेल कर लेना। चलो आगे आ जाएं। जी सफल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यहां पर एक स्कीम की बात हो रही है जिसका नाम है जी सफल स्कीम।
किस राज्य सरकार ने शुरू की, हमारा क्वेश्चन ये है। तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है गुजरात सरकार को, है ना। यहां पर नॉर्मली क्या होगा, जो गरीब परिवार है उनको एक तो स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प भी प्रदान करेगी गुजरात गवर्नमेंट जी सफल योजना के तहत। गुजरात सरकार ने हाल ही में से लॉन्च किया है, और स्कीम के तहत स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, फाइनेंशियल गाइडेंस दिया जाएगा गरीब परिवारों को, और आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन इस स्कीम में नॉर्मली टारगेट किया गया है अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी है ना उनको। अंत्योदय अन्न योजना पहले से इंडिया में चली आ रही है, जहां पर राशन दिया जाता है गरीब परिवारों को। ओके, उन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, और अंत्योदय अन्न योजना के गुजरात में 50,000 परिवारों को, जो कार्ड होल्डर फैमिलीज है, उनको यहां पर सपोर्ट दिया जाएगा जी सफल स्कीम के तहत। जो कार्ड होल्डर है अंत्योदय अन्न योजना के, उनको 80,000 रुपए प्रति परिवार आजीविका विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। 80,000 रुपए पर फैमिली को दिए जाएंगे, ताकि वो स्किल सीख सके, है ना। उनका आर्थिक जो खर्चा है जिन चीजों का, वो खर्चा निकल सके, और साथ ही साथ उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो जी सफल योजना को शुरू करने का श्रेय गुजरात को दिया जाता है। ये टारगेट करता है अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशियरीज परिवार हैं उनको, और उन्हें यहां पर और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लाया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए बैंकिंग सर्विसेज, सेविंग स्कीम्स और इंश्योरेंस से इन परिवारों को जोड़ा जाने वाला है। तो जी सफल के बारे में तो हमको पता चल गया, ठीक है। 50,000 अंत्योदय अन्न योजना के जो कार्ड होल्डर फैमिलीज है वो यहां पर लाभान्वित होगी। अभी केवल राज्य के 10 जिलों में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। शुरुआत है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब यहां पर अंत्योदय अन्न योजना, क्योंकि नाम इसी का सबसे ज्यादा आया है स्कीम में, और बेनिफिशियरीज भी इस योजना के कार्ड होल्डर हैं, तो यहां पर हमको अंत्योदय अन्न योजना की बात करनी पड़ेगी। 25 दिसंबर सन 2000 को एनडीए सरकार में इसे शुरू किया गया था राजस्थान में। जो अत्यंत गरीब श्रेणी की जो फैमिलीज है उनको यहां पर जो खाद्यान्न है वो एलोकेट किया जाता है, खाद्यान्न सुरक्षा दी जाती है। 35 किलोग्राम पर मंथ पर फैमिली खाद्यान्न दिया जाता है अंत्योदय अन्न योजना के तहत। जो कंट्रोल्स वगैरह होते हैं ना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शॉप्स होती हैं, कंट्रोल बोलते हैं नॉर्मली, वहां से इनको राइस दिया जाता है 3 रुपए पर किलो, और ग्रेन या फिर व्हीट या गेहूं दिया जाता है 2 रुपए पर किलो के रेट में, है ना। इस तरीके से 35 किलो तक का पर फैमिली का यहां पर दिया जाता है लाभ। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सर्वेक्षण के माध्यम से ही पात्र परिवारों की पहचान की जाती है कि किसको लाभ की जरूरत है और कौन अत्यंत गरीब है, तो उनको फिर राशन कार्ड वितरित किया जाता है। तो ये जो कार्ड होल्डर है ना, उनको अब जी सफल योजना स्कीम का लाभ देगा गुजरात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोनों ही स्कीम। गुजरात के बारे में हम कैजुअली यहां पर बात कर लेते हैं। कोस्ट लाइन लगभग गुजरात की ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर देखने को मिलती है। भारत का 5वां बड़ा राज्य, कैपिटल है गांधीनगर, लेकिन सबसे बड़ी सिटी के रूप में देखा जाता है अहमदाबाद। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं भूपेंद्र पटेल। यहां पर अगर हम विधानसभा सीटें देखें तो 182 सीट्स हैं, लोकसभा की सीटें हैं 26, और राज्यसभा की सीटें देखने को मिलती है यहां पर 11। कहां पर? गुजरात। भारतीय महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के 8th एडिशन का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ? तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के 8th एडिशन का जो आयोजन है वो किया गया है ओमान के मस्कट में। इंडियन ओशियन क्षेत्र जो है, हिंद महासागर का जो एरिया है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, वहां पर जितने भी देश हैं उनके आपसी सहयोग, उनके मध्य में आपसी सहयोग को स्थापित करना, है ना। सभी देशों के मध्य में पीस को बनाए रखना, यह उद्देश्य है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का। इसका 8th एडिशन हाल ही में आयोजित किया गया है ओमान के मस्कट में।
ठीक है, यह है 8th एडिशन ओमान के मस्कट में। मुख्य उद्देश्य इंडियन ओशन रीजन में जो देश है उनके मध्य में क्षेत्रीय सहयोग को, रीजनल सहयोग को बढ़ावा देना और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए सभी देशों को साथ में लाना, इन देशों के मध्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, है ना, मतलब ट्रेड आपस में कर पाए सभी देश इजीली। अब क्या होता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री में टैरिफ लगा रहे हैं, अननेसेसरी एक दूसरे से गिले शिकवे पाल के बैठे हैं, तो इन सभी को खत्म करना ताकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बढ़े। अगर भाई सभी देशों के मध्य में पीस होगा, आपसी सहयोग होगा, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आराम से सॉल्व की जा सकती है और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी यहां पर आपसी बातचीत की जाती है। तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस से इस साल इसका 8th एडिशन आयोजित हुआ है ओमान के मस्कट में। ठीक है, 2025 की थीम है वॉयज टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो ये थीम रखी गई है। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि कॉन्फ्रेंस की थीम पूछी जाएगी, डे की पूछी जा सकती है, कॉन्फ्रेंस की कम पूछी जाती है। ठीक है, 60 से ज्यादा देशों के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया ताकि इंडियन ओशियन रीजन में जो देश है उनके मध्य में सहयोग स्थापित हो। देखिए, आयोजन कौन करवाता है? तो आयोजन इंडिया फाउंडेशन करवाती है। एक रिसर्च सेंटर है इंडिया का ये, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये हर साल इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का नॉर्मली आयोजन करवाता है। 2016 में फर्स्ट एडिशन सिंगापुर में हुआ था और 8th एडिशन ओमान के मस्कट में इस बार हुआ है। 7th एडिशन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था। तो ये बेसिक चीजें हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की। अभी 2025 में कहां आयोजित किया गया? ओमान के मस्कट में। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा किस देश में अनावरण की गई या फिर इनोग्रेट की गई? तो तिरुवल्लुवर, पहली चीज तो यह कि एक तमिल बहुत ही फेमस कवि है तिरुवल्लुवर। आपको पता है तमिलनाडु में भी अभी इनकी एक प्रतिमा स्थापित हुई थी, और अब किसी देश में अगर तिरुवल्लुवर की प्रतिमा या स्टेच्यू स्थापित किया गया तो वो देश है फिलीपींस। कौन है? फिलीपींस। इंडिया में तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था कि एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है, एक तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर जो उसके पास प्रतिमा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज पढ़ाया था कुछ सेशंस पहले। वो कहां बना है? तमिलनाडु में, है ना। तो वो किन दो प्लेसेस को जोड़ रहा था? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु का, और उसी के पास ये जो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है, उन दोनों के मध्य में कनेक्टिविटी के लिए, ताकि जो टूरिस्ट है वो आ जा पाए, क्योंकि ये समुद्र के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ा गया था। तो ये तिरुवल्लुवर है जो कि तमिल कवि है ना, एक पोएट है बहुत ही फेमस। अब इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है फिलीपींस में। फिलीपींस में गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन है सेबू, फिलीपींस में, यहां पर स्थापित किया गया। और इसका इनोग्रेशन एक इंडियन एम्बेसडर है वहां पर, हर्ष कुमार जैन, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का देश है, मनीला इसकी है कैपिटल, और बोंगबोंग मार्कोस वर्तमान में यहां के प्रेसिडेंट है। बोंगबोंग मार्कोस, कैपिटल क्या? मनीला, फिलीपींस। निर्मला सीतारमन ने हाल ही में किस सेवा केंद्र का वर्चुअली इनोग्रेशन किया? भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने हाल ही में एक सेवा केंद्र, सर्विस सेंटर है, जिसका वर्चुअली इनोग्रेशन किया, और इस सर्विस सेंटर को नाम दिया गया है सचल आयकर सेवा केंद्र। सचल आयकर सेवा केंद्र। और इनोग्रेशन जानते कहां पर किया गया? मुंबई में। वैसे वर्चुअली किया है तो फाइनेंस मिनिस्टर कहीं भी हो, केंद्र कहां है? केंद्र सचल आयकर सेवा केंद्र देखने को मिलता है मुंबई में। वैसे एक स्कीम के तहत इसको इनोग्रेट किया गया है। वैसे स्कीम का नाम देखें ना, तो देखो, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। कुछ सेशंस पहले मैंने आपको बताया था जब बजट आया था, बजट में निर्मला सीतारमन ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया था, अनाउंस किया था। अब इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या था? इंडिया में जो एमएसएमई है, क्या होता है एमएसएमई?
माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको लोन देने के लिए, जैसे लोन डायरेक्ट नहीं देती है गवर्नमेंट, क्रेडिट गारंटी देती है। मतलब जो भी संस्था लोन देगी इन उद्योगों को, उनकी गारंटी देगी, ऑलमोस्ट 60% तक गारंटी देगी गवर्नमेंट, कि अगर बिजनेस कोई भी XYZ डूब जाता है तो फिर बीमा कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को जिसने लोन दिया है वो गवर्नमेंट पे कर देगी। तो ये क्रेडिट गारंटी योजना है। नॉर्मली MSME उद्योग को मशीनरीज के लिए, प्लांट लगाने के लिए ये लोन की जब जरूरत होती है तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी, ठीक है ना, बिना कुछ भी गिरवी रखे। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है। तो ये जो स्कीम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ध्यान रखना। तो एक तो इसको लॉन्च किया है, जिसको अनाउंस किया गया था कहां पर, बजट में। और इसी के साथ अब फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्चुअली सचल आयकर सेवा केंद्र को भी लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? मुंबई में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य कि इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं उनको प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है, तो उसको सहायता प्रदान की जा सके। एक सर्विस सेंटर है ना। और जो करदाता हैं उनको अवेयर किया जाए, या लोगों को टैक्स के लिए अवेयर किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि भाई टैक्स भरो अगर कमा रहे हो तो ये जो सेवा केंद्र है ये सचल आयकर सेवा केंद्र है। और जिस स्कीम को लॉन्च किया गया वो है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है, दोनों याद रखो। तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम नॉर्मली मैंने आपको बता दी क्या है। MSME को 100 करोड़ तक का लोन बिना कोलेट्रल के यहां पर मिल जाएगा, और गारंटी भी कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी, मशीनरी और अन्य इक्विपमेंट खरीदने के लिए अगर MSME बिजनेस को लोन चाहिए तो। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। अच्छा, MSME उद्योग क्या? सर आपने ये तो बता दिया कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस से MSME, लेकिन भाई है क्या? MSME की बात करें तो ये है क्या? तो ऐसे उद्योग जिनका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है, ये बजट में अनाउंस किया गया, ध्यान रखना, बजट में डेफिनेशन बताई गई। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस जिनका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ तक का है, मीडियम स्मॉल वो जिनका 10 से 100 करोड़ तक का है एनुअल टर्नओवर, और 100 करोड़ से 500 करोड़ तक है तो वो मीडियम इंटरप्राइजेस है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी गई है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम इन पर लागू होगी। भारत में अभी 1 करोड़ MSME उद्योग देखने को मिलते हैं, इंटरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, और इंडिया की टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36% का कंट्रीब्यूट करते हैं कौन? MSMEs। भारत के एक्सपोर्ट में 45% का योगदान है इनका, ठीक है। हाल ही में शुरू हुआ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? तो एक बहुपक्षी नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोमोडो। इसका आयोजन करवाता है इंडोनेशिया। कौन कराता है? इंडोनेशिया। देखिए, बहुराष्ट्रीय या बहुपक्षी अगर हम नेवल एक्सरसाइज देखें तो ऐसे जहां पर 2 या 2 से अधिक देश यहां पर पार्टिसिपेट करते एक्सरसाइज में। तो यहां पर 15+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इंडोनेशिया ने आयोजित करवाया है कोमोडो नेवल एक्सरसाइज को। अच्छा, आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन की बात करें तो यह नेवल एक्सरसाइज जो कि 5वां एडिशन है, एक चीज और क्लियर करना, 5वां एडिशन है। आयोजन हुआ है हाल ही में इसका इंडोनेशिया के बाली में, क्योंकि इंडोनेशिया इसका आयोजन करवाता है। अब उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों के मध्य में जो भी मैरीटाइम पार्टनर्स हैं उनके मध्य में पीस और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, इसे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। 15+ देशों के 30 से ज्यादा युद्धपोतों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इंडिया भी ऑब्वियस सी बात है यहां पर गया था भाग लेने। इंडिया की ओर से INS शार्दुल और P8I मैरीटाइम जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, इन्होंने भाग लिया था। तो 15 से ज्यादा देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। अभी ये चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। 16 तारीख को शुरू हुआ था और 22 तारीख तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो बहुपक्षीय नेवल एक्सरसाइज से कोमोडो
जिसका आयोजन कौन करवाता है? इंडोनेशिया। एक तो आपसी जितने भी सदस्य देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं उनके मध्य में पीस स्थापित करना, और इसके अलावा आपसी सहयोग स्थापित करना, जो मानवीय सहायता है उनको बढ़ावा देना, डिजास्टर रिलीफ के लिए यहां पर प्रैक्टिस की जाती है। अगर कोई भी डिजास्टर आ जाता है सदस्य देशों के मध्य में तो एक दूसरे देश हेल्प कर सकें। इसके अलावा मेरीटाइम सिक्योरिटी में कॉपरेशन को बढ़ावा देना, है ना। इंडोनेशिया या हिंद महासागर जो क्षेत्र है और जिनके मध्य में भी एक्सरसाइज कोमोडो का आयोजन किया जा रहा है उनके मध्य में मेरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। इंडोनेशिया आयोजन करवाता है, ठीक है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में नॉर्मली ये आयोजित होती हैं और 2 साल में एक बार आयोजित होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। पहले 4 बार हो चुकी है, इस साल 2025 में इसका 5th एडिशन आयोजित किया गया। तो बहुपक्षीय नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2025 आयोजन कौन करवाता है? इंडोनेशिया। हाल ही में सी कृष्ण वैनी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सी कृष्ण वैनी की इनकी बात करें तो ये बहुत ही फेमस तेलुगु सिनेमा की एक एक्ट्रेस है जिनका हाल ही में निधन हो गया, सी कृष्ण वैनी, ठीक है। यहां पर नेशनल लेवल के अवार्ड इनको अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन फेमस काफी है। तेलुगु सिनेमा में काफी बड़ा नाम है इनका। एक्ट्रेस है सी कृष्ण वैनी, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें रघुपति वेंकैया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो नेशनल लेवल का अवार्ड कोई बड़ा इनको मिला नहीं है, तो हमको यही याद रखना पड़ेगा, या फिर इतना याद कर ले कि आंध्र प्रदेश से है और तेलुगु एक्ट्रेस से सी कृष्ण वैनी जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा आपको पता है कल भी मैंने आपको 2 निधन के बारे में बताया था। एक तो बंगाली गायक प्रतुल मुखोपाध्याय, है ना, इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, बंगाली के बहुत ही फेमस गायक है। और एक लोकगीत जो कि हमको देखने को मिलता है दक्षिण भारत में, हलक्की फोक म्यूजिक के लिए फेमस एक आर्टिस्ट है सुकरी बोम्मगौड़ा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। तो ये 2 ये और एक इनको, है ना, ये 2-3 दिन में निधन हुए हैं, तो इनको याद रखिएगा। हाल ही में भारत के नए राजदूत के रूप में मिस्र में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजिप्ट में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में, जिनका नाम है सुरेश के रेड्डी। मिस्र में भारत के नए राजदूत सुरेश के रेड्डी। अभी तक ये ब्राजील में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे थे। 1991 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, ठीक है। अब इनको इजिप्ट में भारत का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। नाम क्या है? सुरेश के रेड्डी। इजिप्ट की बात करें तो कायरा इजिप्ट की राजधानी, मिस्र की काहिरा, और अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी अफ्रीका में या उत्तर पूर्व में अफ्रीका में देखने को मिलता है मिस्र। काहिरा कैपिटल है। अब्देल फतह अल सीसी यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और मुस्तफा मेडबौली वर्तमान में यहां के पीएम हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अभी 10 फरवरी को हमने एक न्यूज पढ़ी थी, एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, सैन्य अभ्यास साइक्लोन, है ना, 2025। ये भी किसके मध्य में आयोजित किया गया है? इंडिया और इजिप्ट के मध्य में, साइक्लोन 2025। और अब इजिप्ट में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? सुरेश के रेड्डी को, आईएफएस अधिकारी 1991 बैच के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसको शुरू किया गया था 2016 में। अभी से स्कीम के 2025 में 9 साल कंप्लीट हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 9 साल इसने कंप्लीट किए हैं। और आपको पता है बजट जो आया था ना अभी फरवरी के शुरुआत में, तो उसमें भी इस स्कीम की बात की गई थी। क्यों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए बढ़ाया गया है। तो अभी इसके 9 साल भी कंप्लीट हुए हैं, 1 साल के लिए अभी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इसे बढ़ाया गया है। इस योजना को जब लाया गया था तो
69,515 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट इसका बजट एलोकेट किया गया है योजना को पूरा करने के लिए। और नाम से समझ में आएगा आपको। अच्छा, कब आई थी देखो, 18 फरवरी 2016 को। तो 18 फरवरी को कल इसके 9 साल कंप्लीट हुए हैं। नाम से आपको समझ में आएगा कि जो किसान है उनको कृषि के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए उनको फसल का बीमा दिया जाता है, ताकि अगर वो उगाएं, कोई भी डिजास्टर आ जाता है ना, तो फसल नष्ट हो जाती है, तो उनको कंप्लीट उनका बीमा मिल जाए, उनको उनका पैसा मिल जाए और किसान नुकसान में ना रहे। तो किसानों को नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करना, यह उद्देश्य है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। अब आपके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप रहते होंगे तो आप देखते होंगे किसान को अगर खेती करना है तो बहुत प्रॉब्लम है उनके साथ। बिन मौसम बरसात हो जाती है, कहीं बुआई करी तो बारिश नहीं हो रही है, बाढ़ आ जा रही है, ओले गिर गए, कभी पाला पड़ गया है ना, और कभी कीट जो रहते हैं वो नष्ट कर देते हैं, कोई डिसीज से फसल नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो किसान देखिए, जो कृषि है ना, अनिश्चितता का गेम है ना, सब कुछ नेचर पे डिपेंड करता है। तो किसान भाई ऐसे तो मर जाएगा ना, इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक रामबाण है किसान के लिए। 2016 में आई थी, 9 साल कंप्लीट हुए हैं। किसानों को देखिए, खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5%, और जो कमर्शियल क्रॉप है या फिर बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है यहां पर इस योजना के तहत। शेष प्रीमियम जो है ना, वो सरकार सब्सिडी के रूप में किसानों को देती है। सूखा पड़ जाता है, फ्लड या बाढ़ आ जाती है भाई, कोई तूफान आ गया, डिसीज हो गई, कुछ भी हो गया, तो नुकसान पर बीमा सुरक्षा मिलती है किसानों को उनकी फसल पर। किसी भी प्रकार का अगर कभी ओले ओले गिर जाते हैं है ना, प्राकृतिक आपदाओं से, कटाई के बाद 15 दिनों तक सुरक्षा मिल जाती है। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक, है ना। अगर भाई मौसम अनुकूल नहीं है और बुआई नहीं हो पा रही है तो 25% तक बीमा राशि का क्लेम किसान कर पाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो 18 फरवरी को लाई गई थी, कब? 2019 में। कितने साल कंप्लीट हो गए? 9 साल। ठीक है, बजट भी बता दिया मैंने आपको, और अभी 1 साल बढ़ाया गया है फाइनेंशियल ईयर इसका 2025-26, तो इसलिए भी ये सुर्खियों में है। डन। तो यहां पर 19 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक क्वेश्चन को समझा, एक एक फैक्ट को समझा। अब चलते हैं हम लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देखें, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार दिया गया किसे? पीआर श्रीजेश को। ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 फरवरी को। 2025 में 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। एशियन विंटर गेम्स 2025 में मेडल टेली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो कौन था? चाइना। हाल ही में जारी डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है? तो पहले स्थान पर है कर्नाटक। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुक्री बोम्मगौड़ा का निधन हो गया, अभी हमने बात की थी। किस क्षेत्र से संबंधित है? फोक म्यूजिक। हाल ही में किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये कौन थे भाई? चरणजोत सिंह नंदा, सीए। आगे आए, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? इंडिया और जापान। धर्म गार्जियन। हाल ही में भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे शुरू किया है एमपी गवर्नमेंट ने। और बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह मूवी है कॉन्क्लेव। बाफ्टा मूवी, बाफ्टा फिल्म में या बाफ्टा अवार्ड में, ठीक है, कॉन्क्लेव। डन। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने समझे थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। भारत के प्रेसिडेंट की वीटो पावर ऑफिशियली किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 111 वीटो पावर है प्रेसिडेंट का। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में है। और पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह
ये संबंधित है स्टीपल चेस की खिलाड़ी है। ये तीनों क्वेश्चन कल के सेशन के हैं। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, 1857 ईस्वी की क्रांति में बहादुर शाह जफर को किस ब्रिटिश अधिकारी ने बंदी बनाया था? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तीनों क्वेश्चन के आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और पॉलिटी वनडे या फिर सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की शंखनाद ईयरली जो प्रिंटेड बुक है वो आपके नजदीकी जो बुक्स शॉप है वहां पर आपको मिल जाएगी। आप डिमांड करिएगा, आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए कल के सेशन में मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।